हमारा एयर का लेयर्स कंसीडर स्क्रीन फ्रीज करेंगे। हो गया। और ये अभी भी ब्रेक हो रहा है। यस, फ्रीज हो गया स्क्रीन भी। स्क्रीन फ्रीज हो रहा है। Yes. मेरा ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स के लेयर्स है। दिस ऑल आर एयर मॉलिक्यूल्स के लेयर। सो ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स मिलकर हमारे बॉडी पर प्रेशर क्रिएट करता है। उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी क्रिएट करती है और बैलेंस करने की कोशिश करती है। जैसे अगर आप यहाँ पर बैठे हो, इफ यू आर सिटिंग हियर, किसी एरोप्लेन में अगर आप यहाँ पे बैठे हो एट दिस पॉइंट, तो आपने इतने सारे एयर के लेयर्स नीचे छोड़ दिए हैं। अब आपके जो सर पे एयर का लेयर लगने वाला है वो कम है पहले से इसीलिए जब आप हाइट पे जाते हो, आपका प्रेशर जो है, जो आपको एयर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर रहे थे, वो कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, अंदर का प्रेशर अभी भी वैसे ही रहता है। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes. ओके, एंड दैट इज ओनली द रीजन कि जब आप ट्रैकिंग पे जाते हो या जब आप माउंटेनियस रीजन को ट्रैक करते हो या एरोप्लेन में जाते हो, तो आपके कान वगैरह में दर्द होता है। इज दिस वेरी मच क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. Okay, now the next topic that we are going to discuss is water fluids. So last time जब मैंने स्टार्ट किया तो ही मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्लूइड्स क्या होता है। व्हाट आर द फ्लूइड्स? याद है आपको? which things can be considered as Liquid. Liquids Gas. and Liquids gases. and gases. Liquids and gases. Yes. So it is liquid, gases, and even there is one more state of matter. हमने basically 3 state of matter सीखा है, right? Plasma. That is, Plasma. Nice. yes, we have done with solid, Plasma. liquid, gas. There is one more state that actually 2 more states are there. 2 और states ये discover किए गए हैं. One is plasma state and one is Bose-Einstein gas. मतलब अभी के टाइम में आपके पास टोटल 5 टाइप्स है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा and Bose-Einstein. So there are total 5 types of states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein gas. Is this very clear? समझा मैम आपको ये उसका 5 वाला states? स्टेट एक बार बताओ। कौन सा? बोस आइंस्टाइन गैस। Bose-Einstein के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि इट इज वेरी हायर लेवल, मतलब पीएचडी लेवल का कंडीशन है वो। जैसे आपको पता होना चाहिए कि दिस आर द 5 states that have been discovered: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein. That's all. Is this very clear? मतलब वो गैस से अलग रहता है कि मतलब उसके अंदर ही काउंट अलग रहता है उसका बिहेवियर, एक्चुअली उसका पूरा बिहेवियर ही अलग होता है Bose-Einstein का। दे हैव अ डिफरेंट बिहेवियर। वो आपके नॉर्मल व्हाट आई कैन से नॉर्मल मटेरियल्स जैसा बिहेव नहीं करते, उनका बिहेवियर एकदम अलग होता है। इज दिस वेरी क्लियर? सबको ये 5 टाइप क्लियर हुआ है? एवरीवन इज क्लियर विद Yes, दिस? ma'am. Yes. 5 states of matter. Repeat Yes, with me: ma'am. solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensation gas. So these are the 5 states of matter. Okay, so first of all fluids को if I'm talking about fluid, अगर मैं fluid के बारे में बात कर रही हूँ, तो fluid is something which can flow. क्या होता है बच्चों, बोलो? Fluid is something which can Flow. Flow. Okay, so let's go ahead with the more properties. Of course, liquid and gases are one of the example for fluid. Even plasma is also considered under fluid because even plasma flows. Plasma is a collection of charges. प्लाज्मा जो होता है वो चार्जेस का कलेक्शन होता है। आप उसको लिक्विड में नहीं डाल सकते, गैसेस में नहीं डाल सकते, क्योंकि ना उनका बिहेवियर लिक्विड जैसा होता है ना उनका बिहेवियर गैसेस जैसा होता है, उनका एक अलग ही बिहेवियर होता है। इसलिए प्लाज्मा को एक अलग स्टेट ऑफ मैटर करके कंसीडर किया गया है। इज दिस वेरी क्लियर? यस मैम। Yes. So fluids are something which can flow. Examples are liquid, gases and plasma. Plasma are collection of charged particles. प्लाज्मा जो स्टेट है ये बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है।
So that is why it is different from liquid or gas. Is this very clear? Yes. Okay. Now फ्लूइड की दूसरी बात यह है कि आप अगर आप फ्लूइड पे किसी तरीके से फोर्स अप्लाई करते हो, इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द फ्लूइड, ये इजीली डिफॉर्म हो जाता है. डिफॉर्म होना मतलब अपना साइज और शेप चेंज करना. फॉर एग्जांपल आपको ये बात पता है कि अगर आप ग्लास में पानी सिर पे ओके सो अगर आप ग्लास में पानी लेते हो तो आपका फ्लूइड का जो शेप होता है वो ग्लास जैसा हो जाता है. अगर आप बाउल में पानी लोगे तो फ्लूइड का जो शेप है वो बाउल जैसा हो जाएगा. दिस यू वेरी मच नो, राइट? यू हैव दिस इंफॉर्मेशन कि आप जैसे कंटेनर में फ्लूइड को डालते हो वो उसी शेप को कवर कर लेता है. सो वो जैसा आप उसको डिफॉर्म करना चाहते हो, आप उसका डिफॉर्मेशन मतलब उसका साइज और शेप चेंज कर सकते हो. इज दिस वेरी मच क्लियर? Yes. Yes. Okay, so this is all about fluid. Now what is incompressible fluid? चलो फ्लूइड्स के टाइप देखते हैं. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अभी मैंने 5 बातें डिस्कस की है, ध्यान Yes, से ma'am. सुनो. पहली बात मैंने ये कहा कि जब हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं, हमारे सर के ऊपर जितना भी एयर मॉलिक्यूल्स है सब हम पर प्रेशर अप्लाई करता है. ओके, और हमारी बॉडी उस प्रेशर को मेंटेन करती है. फिर मैंने आपको बताया कि हमारे टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन. उसके बाद मैंने आपको बताया कि फ्लूइड आप किसको बोलते हो, व्हाट यू कॉल्ड इट व्हेन यू कॉल समथिंग एज फ्लूइड. जो भी चीज फ्लो हो सके उसको फ्लूइड बोला जाता है. दे आर नोन एज फ्लूइड एंड द एग्जांपल्स आर लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा. प्लाज्मा, देन आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट प्लाज्मा दैट प्लाज्मा इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट. इसके अंदर चार्जेस का कलेक्शन होता है. जैसे हर जगह आपको चार्ज, पूरा जो प्लाज्मा स्टेट है उसमें सिर्फ चार्जेस ही दिखेंगे और कुछ नहीं है. इज दिस वेरी क्लियर? So Yes. even liquid, even gas, and even plasma, this all states can flow, hence they are known as fluids. Is this very clear? Yes, ma'am. Yes. Yes. Then next we talked about that fluid का आप किसी भी तरीके से डिफॉर्मेशन कर सकते हो. मतलब आप जिस शेप में उसको लाना चाहते हो आप इजीली उसका साइज और डिफॉर्मेशन करना या डिफॉर्म करने का मतलब ये है कि उसका साइज और शेप को चेंज कर देना. Is this very clear? Yes. Yes. Okay. Now let's talk about incompressible fluid. ये वर्ड itself आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है. क्या सजेस्ट कर रहा है बता सकते हो बच्चे? कंप्रेस नहीं होता है fluid. Compress cannot be नहीं होगा. compressed. Yes. So incompressible ये वर्ड ही बता रहा है कि ये कंप्रेस नहीं हो सकता, हम इसको दबा नहीं सकते. ओके, सो बेसिकली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर आप किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को ले रहे हो तो क्या होगा, उस फ्लूइड का कभी भी डेंसिटी चेंज नहीं होगा. आप उसको दबाकर उसका डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते. डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते, इस बात को रिलेट कर पा रहे हो बच्चों? कैन यू रिलेट इट? कि अगर मैं बोलती हूँ कि देयर इज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मींस आई कैन नॉट चेंज द डेंसिटी. कैन यू इमेजिन अबाउट दिस? व्हाट डज दिस मीन? Yes. आइडियली है ना. हाँ, आइडियल है, आइडियल है. ओके, सो डेंसिटी विल नॉट चेंज, इसका मतलब समझाती हूँ. Mass और volume भी change नहीं होता. imagine, ma'am. ओके, सो डेंसिटी ना चेंज होने का मतलब ये है कि समझो अगर आपके पास एक कंटेनर है, लेट्स टेक एग्जांपल, यू हैव अ कंटेनर और उसमें आपने कोई चीज डाल दी. ठीक है, अब आप क्या करो, इसके ऊपर प्रेस, अपने हाथ से आप इसको प्रेस करो. आप चाहते हो कि और थोड़ा सामान इसके अंदर आ जाए तो आप क्या करोगे, इसको और ज्यादा प्रेस करोगे. प्रेस करने से क्या होता है, थोड़ा और सामान आप डाल सकते हो. तो जब आप उसको प्रेस करते हो
जो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर है उनको आप दबाकर एक दूसरे के पास लाते हो, यू ब्रिंग क्लोजर टू ईच अदर, जिसकी वजह से हर एक एरिया की डेंसिटी जो होती है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर एरिया बढ़ जाता है। ये काम आप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के साथ नहीं कर सकते, कि आप दबाकर जो मॉलिक्यूल्स है उनको बहुत ज्यादा अपने एक दूसरे के क्लोजर ले आओ, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? Yes. हाउ मच यू गॉट? मैम लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। हाँ, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल हो सकता है। I am simply talking about fluid. Fluid के अंदर it can be liquid, it can be gas, it can be anything that can flow. Pratham, can you hear me? Yes, ma'am. क्या समझा है मैंने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में? एक्सप्लेन मी। मीन्स उसका डेंसिटी चेंज नहीं हो सकता, वो दबा नहीं सकते हम लोग उसको। यस, सो ये बात सबको क्लियर है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का डेंसिटी हम चेंज नहीं कर सकते। हम लोग उसको दबाकर जो मॉलिक्यूल्स है उनको एक दूसरे के पास लाकर एक एरिया में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं बढ़ा सकते। ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो रहा है? Yes. मैंने क्या कहा? मैम। Yes. Yes, ma'am. सिर्फ ये 5-6 लोगों को ही क्लियर हो रहा है? हेलो मैम। निधि समझा? बोलो बोलो बोलो। someone was asking something. हेलो मैम, डेंसिटी अगर कांस्टेंट तो मास और वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा ना, वो भी चेंज नहीं होगा ना? इवन अगर आप मास और वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस भी करते हो, चेंज करने की कोशिश भी करते हो, तो वो इस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा कि अगेन द डेंसिटी विल बी सेम। यस मैम। सी बच्चों, डेंसिटी मतलब का एक रेशियो में होएगा ना? यस यस, एक रेशियो में कांस्टेंट वैल्यू होगी। यस मैम। ओके, सो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का एक ही प्रॉपर्टी है कि आप उसको दबाकर उसके मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाकर कहीं की भी डेंसिटी बढ़ा नहीं सकते। डेंसिटी का मतलब ही होता है मास इन अ यूनिट वॉल्यूम और मास इन अ यूनिट एरिया। अगर आप किसी चीज पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगने की वजह से एक दूसरे के पास आ जाते हैं और डेंसिटी बढ़ जाती है, पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेस ही नहीं होते कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पास आकर डेंसिटी बढ़ाए। Is this very clear? Should I move ahead? Yes. Yes. Okay. Now the branch of physics that deals with the fluid, जो branch of physics आपका basically fluid के साथ काम करता है, that branch of physics is called as hydrostatic. क्या बोलते हैं बच्चों? What it is called as? Hydrostatic. Hydrostatic. Yes, it is hydrostatic. This is the branch of physics which deals with the fluid. Fluid के सारे behavior, fluid के सारे research इसी study के अंदर होते हैं, that is hydrostatic physics. Is this very clear? Yes. Yes. Okay. So this is all about your incompressible fluid, all about the hydrostatic branch of physics. Now let's understand the properties of a ideal fluid, जो कि normally हम लोग ideal fluid की ही consider करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। So ideal fluid. Now what is ideal fluid? What are the properties of the ideal fluid? सबसे पहली प्रॉपर्टी, अभी जस्ट हमने पीछे देखा, जस्ट पीछे की तरफ देखा था हमने, अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले? इनकम्प्रेसिबल। Yes. जो आपके आइडियल फ्लूइड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल। योर आइडियल फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब आप उनकी डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते। डेंसिटी कैन नॉट बी Changed. changed. Okay, next property is it is irrotational. अब मुझे कोई बताएगा what do you mean by irrotational? रोटेट नहीं होता। It does not rotate. Rotate नहीं. No, यहाँ पे irrotational का मतलब कुछ अलग है, समझो।
इरोटेशनल का मतलब ये है कि जो आपके आइडियल फ्लूइड होते हैं वो बहुत स्मूथली रन करते हैं, दे फ्लो इन अ वेरी स्मूथ मैनर। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर बहुत मोटा हो गया, कहीं पर बहुत ज्यादा निकल रहा है, कहीं पर बहुत कम निकल रहा है, ऐसा नहीं, एक इक्वल अमाउंट में ही वो फ्लो होता है ना, बहुत कहीं पर बहुत ज्यादा नहीं, कहीं पर कोई कम नहीं, विदाउट ट्यूबुलेंस मींस विदाउट थिकनेस, जितना उसका स्मूथ फ्लोइंग है उसी के साथ वो फ्लो करता है। देयर इज अ स्मूथ फ्लो, ना कभी कहीं ज्यादा मोटा होना, ना कभी कहीं ज्यादा पतला होना, एकदम स्मूथ फ्लो लेकर जाता है। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी। फर्स्ट इज इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी कैन नॉट चेंज। सेकेंड इज इरोटेशनल, इसका मतलब उसका जो फ्लो होता है काफी स्मूथ होता है, कहीं पर मोटा, कहीं पर पतला, कहीं पर बहुत ज्यादा तेजी से, कभी कहीं पर बहुत ज्यादा स्लो, ऐसा नहीं होता। हर मैम चीज मतलब ये इधर सारी लैमिनर फ्लो नहीं प्रॉपर्टीज। आएगा ना? क्या? Constant. इधर लैमिनर फ्लो नहीं आएगा ना? लैमिना फ्लो नहीं आएगा। एज आई सेड इट इज अ स्मूथ फ्लोइंग। स्मूथ फ्लोइंग का मतलब ही है कि ना बहुत ज्यादा कहीं पर हो जाना, ना बहुत कम कहीं पर हो जाना, एकदम सेम क्वांटिटी के साथ इजीली फ्लो होने को हम लोग स्मूथ फ्लोइंग बोलते हैं। दिस इज वेरी क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. The third property is your non-viscous condition. Now, what is non-viscous condition? Non-viscous condition का मतलब ये है कि अगर आपका फ्लूइड जो है वो एक दूसरे के ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगाता। नॉन विस्कस होने का मतलब ये है कि ये जो आपके जितने भी आपके फ्लूइड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करते, एक दूसरे पर कोई फ्रिक्शन अप्लाई, एक दूसरे को कोई अपोजिशन नहीं देते, वो अपने अपने लिए घूमते हैं। इज दिस वेरी क्लियर? नॉन विस्कस कंडीशन। मैं एक बार पीछे बता। Yes, ma'am. नॉन विस्कस होना मतलब सी लिसन, नॉन विस्कस होने का मतलब ये है कि समझो ये आपके एयर मॉलिक्यूल्स है या वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये एयर मॉलिक्यूल इसके लिए कोई अपोजिशन क्रिएट नहीं करेगा, ये एयर मॉलिक्यूल इसके लिए कोई अपोजिशन क्रिएट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये एक दूसरे के लिए कोई अपोजिशन क्रिएट नहीं करते हैं, जिसको जैसे जैसे घूमना है वैसे वैसे घूमो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. मैं स्टैटिक में क्या हुआ? स्टैटिक में रहना ना, मतलब ऐसा नहीं, घूमते हुए भी जो आइडियल गैसेस वगैरह होती हैं, जो जिनको हम आइडियल बोलते हैं, वो कभी एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई नहीं करते। आइडियल गैसेस वो बहुत ही दूर, इवन वो चल भी रहे ना तो वो एक दूसरे से बहुत रेयरली टकराएंगे, टकराने का भी चांसेस बहुत कम होता है उनका। सो दे डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन ईच अदर, या एक दूसरे के लिए कोई अपोजिशन वो क्रिएट नहीं करते। इज इज वेरी क्लियर? Yes. Yes. And the last fourth is the flow is steady. It means कि अगर आपका एक फ्लूइड बह रहा है, ओके, एंड दिस इज एन आइडियल फ्लूइड, तो यहाँ पर जितनी उसकी वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी यहाँ के भी फ्लूइड की होगी, सेम वेलोसिटी, कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसी वेलोसिटी नहीं होती, सारे के सारे सेम वेलोसिटी से ही। अगर यहाँ का मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकेंड से फ्लो हो रहा है तो यहाँ का मॉलिक्यूल भी 2 मीटर पर सेकेंड से ही फ्लो होगा, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा फ्लो नहीं होता आइडियल फ्लूइड में। इज दिस वेरी क्लियर अबाउट द आइडियल फ्लूइड? Yes. Yes. Yes, ma'am. एक बार देख लो, देन आई एम कमिंग टू यू पीपल। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट आई हैव एक्सप्लेन। मैम बोलो। थर्ड पॉइंट रिपीट करें ना। थर्ड पॉइंट ये है बेटा कि ये जो आपके फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक दूसरे पे धक्का नहीं लगाते, मतलब ये एक दूसरे के लिए कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करते, ये एक दूसरे के लिए कोई अपोजिशन क्रिएट नहीं करते। ये अपने में खुश है, 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 और ये अपने में खुश है। मतलब इनको इसको कोई अपोजिशन नहीं देना है, इसको कोई अपोजिशन नहीं देगा, ना ये इसको कभी कोई अपोजिशन देगा। मतलब इनके बीच में कोई झगड़ा मार नहीं होता, तुम अपना अपना घूमो। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर हो रहा है? यस। देख लो बच्चों प्रॉपर्टीज एंड देन आई एम कमिंग टू यू पीपल। Hello, ma'am. Viscosity एक बार explain करो ना.
नॉन विस्कस, नहीं मैम, विस्कोसिटी मतलब क्या? फ्लो। विस्कोसिटी का मतलब होता है एक्चुअली जैसे आपका ये होता है ना, जैसे फ्रिक्शन होता है इन योर मैकेनिकल फिजिक्स, जिसको हम Yes. फ्रिक्शन बोलते हैं, वैसा ही कुछ काम फ्लूइड में विस्कोसिटी करता है। यस फ्लो, मैम। it helps in the flowing of your fluids. So viscosity या viscosity आपका ये बताता है कि कोई फ्लूइड कितना इजीली फ्लो हो सकता है, हाउ मच विस्कोसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी और तेल ले लो, ठीक है, और पानी को गिरा दो और तेल को गिरा दो, ठीक है, सो पानी की विस्कोसिटी अलग होती है, पानी के फ्लो होने की प्रॉपर्टी अलग होती है, और ऑयल के फ्लो होने की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आप विस्कोसिटी के टर्म्स में कंपेयर करते हो, और आप बोलते हो कि पानी की विस्कोसिटी ज्यादा, मतलब वो आराम से फ्लो हो पाता है, और जो हमारा जो ऑयल है वो वहीं पर रुका रह जाता है, वो जल्दी जल्दी फ्लो नहीं होता। तो ये जल्दी जल्दी फ्लो ना होना और जल्दी फ्लो होना, ये विस्कोसिटी एक्सप्लेन करके देता है। इज दिस वेरी क्लियर? यस मैम। में जो पानी का जो अंदर का लेयर होता है वो ज्यादा स्लो होता है और ऊपर का लेयर थोड़ा फास्ट होता है ना पानी। आइडियल केस नहीं लोगे तो, Yes. आइडियल केस नहीं लोगे तो, अदरवाइज ये बात सच है कि नीचे के लेयर्स थोड़ा स्लो चलते हैं और ऊपर के लेयर्स थोड़ा जल्दी जल्दी भागते हैं। यस। अक्षय, विस्कोसिटी क्लियर हुआ? यस मैम, समझा। ओके, सो शुड आई कम टू यू पीपल? इसके बाद हम फिर सरफेस टेंशन के साथ जाएंगे। श्रावणी कुलकर्णी, Yes, ma'am. ओके, एक्सप्लेन मी द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। क्या क्या 4 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या क्या बताया? पहला इनकम्प्रेसिबल, उसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है। Okay. सेकंड इरोटेशनल, उसमें स्मूथली, मतलब जो पार्टिकल्स है वो स्मूथली फ्लो होते हैं। थर्ड नॉन विस्कस, उसमें मतलब वो पार्टिकल उनका मतलब एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। यस। और फोर्थ वन, उनका फ्लो, मतलब द फ्लो इज स्टेडी, मतलब उनका वेलोसिटी हर वक्त सेम होता है, हर पॉइंट पे सेम होता है। सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes. चलो लेट्स मूव ऑन। ये तो अभी तक इंट्रो पार्ट ऑफ द चैप्टर था। अब जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज जरा ध्यान से समझना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है? जो मैं समझाने की कोशिश करूंगी उसको जरा बहुत ध्यान से समझना। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो व्हेन वी स्टार्टेड विद द चैप्टर, मैंने कुछ क्वेश्चंस अराइज किए थे कि व्हाई ऑलवेज योर water molecules take a spherical shape. Do you people remember? Yes. यस। Yes. किसी ने उन चीजों के बारे में सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्या है और क्यों है? Listen, now why this takes place is all because, अच्छा मुझे एक बात बताओ, let's talk about something. क्या कभी भी आप ऐसे बनने चाहोगे कि अगर हल्का सा भी तूफान आए तो आप टूटकर गिर जाओ? क्या आपका ऐसा बिहेवियर होना पसंद करोगे आप? No. No. What you want to be? You want to be rigid कि भाई अगर मेरे ऊपर कोई तूफान आ रहा है तो मैं इतना तो रहूं कि मैं इजीली ब्रेक ना हो। This is what we want और this is what we should do. Okay, so आपके पानी के मॉलिक्यूल्स का स्मॉल ड्रॉपलेट लेने का रीजन ये है, स्पेरिकल स्फीयर लेने का, स्पेरिकल शेप लेने का रीजन क्या है वो देखो।
जो सबसे कम एरिया वाला लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया जो होता है वो किसका होता है? डू यू रिमेम्बर, डू यू नो? Sphere. यस, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे छोटा होता है, इट इज स्मॉलेस्ट। और अगर आप ध्यान दो तो चीजें जितनी ज्यादा छोटी होती हैं उनका टूटना उतना ही ज्यादा टफ होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. जैसे अगर आप एक पेपर लेते हो और आप उसको फाड़ना शुरू करते हो, यू स्टार्ट जस्ट उसको फाड़ना शुरू करो, जितना जितना वो छोटा होता जाएगा उसको फाड़ना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। आर यू Yes. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. तो Yes. स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे लीस्ट होता है। और पानी के मॉलिक्यूल्स ये चाहते हैं कि अगर हल्का सा भी तूफान आए तो और वो छोटा सा पानी का मॉलिक्यूल ब्रेक ना हो, इसी वजह से सारे के सारे पानी के ड्रॉपलेट्स स्फीयर शेप लेते हैं कि अगर उनका एरिया बहुत ज्यादा छोटा होगा तो वो जल्दी से ब्रेक होकर टुकड़ों में नहीं बटेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ Yes. में आ रहा है Yes. मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कि व्हाई योर वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलवेज टेक अ स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप लेने का रीजन यही है क्योंकि स्फीयर का एरिया सबसे छोटा होता है और जितनी चीजें जितना आपका कोई भी चीज जितना ज्यादा छोटा होता है उसका ब्रेक होना उतना ही मुश्किल होता है। इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. Okay, so let's try to understand the second question. मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक there was one more question जो मैं थोड़ा आगे सॉल्व करूंगी. This one is अगर आप वाटर का एक बकेट देखते हो, you observe a layer there. अगर उसमें पानी आपने डाल के रखा है तो आप उसके अंदर एक लेयर ऑब्जर्व करते हो ऊपर की तरफ. देखा है? किसी ने देखा जाकर? Yes. Yes. ओके, नाउ व्हाट इज दिस लेयर? और मैंने आपको बताया था कि अगर आप ध्यान से कभी पॉन्ड वगैरह में देखो तो यू कैन सी कि पॉन्ड का जो ऊपर का सरफेस है, पानी का जो सरफेस है, या अगर ये जो पानी का सरफेस है इस पे आपको स्पाइडर्स वगैरह चलते हुए दिखते हैं. दे कैन वॉक ऑन इट. Yes. ऐसा लगता है जैसे कि पानी के सरफेस के ऊपर कोई चटाई जैसा कोई पतला सा थिन लेयर बिछा दिया गया है जिसके ऊपर हमारे स्पाइडर्स चलते हैं. ओके, सो ये जो आप लेयर देखते हो पानी का ऊपर, एक मोटा सा जो आप लेयर देखते हो, दिस लेयर इज एक्चुअली ऑल बिकॉज ऑफ द कंडीशन विच इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन. इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगी. ये जो पानी का लेयर बनता है दैट वी कैन सी इज ऑल बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कंटेनर. और इसी सरफेस टेंशन की वजह से आपके स्पाइडर्स जो होते हैं वो इजीली पानी के सरफेस पे वॉक कर पाते हैं. सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. मिस सरफेस टेंशन क्या है मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी. फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उसका रीजन क्या है. सो फर्स्ट रीजन मैंने आपको बता दिया कि स्फेरिकल शेप क्यों लेता है. दूसरा रीजन है कि स्पाइडर्स वगैरह इस ये जो आप लेयर देखते हो पानी का इनसाइड द बकेट या किसी अगर बॉटल में पानी रखा है तो आप पानी को अगर ध्यान से देखो तो आपको ऊपर जो सबसे ऊपर वाला लेयर है आपको थोड़ा सा थिक दिखेगा. ऐसा लगेगा जैसे वहां पर एक लेयर क्रिएट किया गया है. दैट लेयर इज ऑल बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दैट सरफेस टेंशन ओनली ये जो आपका पानी का ऊपर का लेयर है वैसे खिंचे हुए चद्दर जैसा हो जाता है और जिसके ऊपर इस सरफेस टेंशन के मदद से आपके स्पाइडर्स वॉक कर पाते हैं. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes. ओके, सो व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन क्या है, उसका क्या रीजन है, क्या एग्जांपल है, वो सारी चीजें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी. बट अभी तक जो भी समझा है वो सबको क्लियर है क्या? व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. Yes. Yes. ओके, सी मैं कभी भी आफ्टर एवरी एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक मैं किसी के पास कभी भी आ जाऊंगी यहाँ पूछने के लिए. मैं पहले बता रही हूँ आप लोग रेडी रहो. Yes, ma'am. Yes, Next. ma'am. Okay, so let's understand some of the basic phenomena for understanding the liquid. कुछ बेसिक फिनोमिना सीखते हैं जिससे फिर आगे जाके मैं आपको ये सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली ये सरफेस टेंशन है क्या और ये क्यों बनता है, क्यों हमको पानी के
लेयर में हमको पानी के बॉटल में या किसी बकेट में कहीं पर भी आप एक पानी का जो लेयर देख पाते हो, वो क्यों देख पाते हो, व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ इट इज हेल्पिंग आवर insects like spiders or mosquitoes to walk on it. क्यों वो एक शीट जैसा क्रिएट कर लेता है, एंड व्हाट इज सरफेस टेंशन, व्हाट इज द रोल ऑफ सरफेस टेंशन बिहाइंड दैट शीट. जो पानी के ऊपर एक लेयर बनती है, उसके पीछे सरफेस टेंशन का क्या रोल है, वो हम लोग आगे देखेंगे. यहाँ तक इज दिस वेरी क्लियर? शुड आई मूव अहेड? मैम ओके, मैम बोलो. गैस पेन्स मतलब क्या रहता है? ग्लास पेन्स. रिपीट इट. ग्लास पेन्स मैम वो फ्लूइड के एग्जांपल्स में ग्लास पेन्स इन द ओल्ड बिल्डिंग, वो वाला. एक मिनट, स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कहाँ पर है. मैम ने फ्लूइड के एग्जांपल्स में देखा था मैंने, उसके अंदर देता है ग्लास पेन्स करके. ग्लास भेज फ्लो दो, होता है मुझे ओल्ड बिल्डिंग्स में. सी ये बात तो Yes. सही है कि इट फ्लोज, दैट्स वेरी ट्रू. क्योंकि उसके भी मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा क्लोजर नहीं होते एक दूसरे, मतलब इतने ज्यादा बाउंडेड नहीं होते. बट आई नीड टू सी द स्टेटमेंट व्हाट यू आर सेइंग, क्या एग्जैक्टली उन्होंने कहाँ पर और किस बात के लिए वो स्टेटमेंट या वो एग्जांपल यूज किया है. देन आई विल एक्सप्लेन यू. अभी बस वो रिटर्न पार्ट में है. मैम आपको भेजते हैं बाद में. ठीक है, लेट मी सी द एग्जाम्पल कि वो उन्होंने कहाँ पर क्या यूज किया है, तो फिर मैं समझा सकती हूँ कि एग्जैक्टली वो कौन सा एग्जाम्पल और क्या दे रहे हैं. ठीक है, यस. okay, so let's move ahead. Now we are going to understand about intermolecular forces. Now what is intermolecular forces? Now this intermolecular forces, this is a kind of force which is between the molecules of the fluid. आपके ये जो fluids हैं, इनके बीच के forces. I am talking about liquid now. I'll basically talk about liquid now. So intermolecular forces is all about the forces which is there between the molecules of the particular fluid that you have or particular liquid you have taken for an experiment. So intermolecular forces वो forces होते हैं जो molecules के बीच में होते हैं. Is this very clear? Yes. Yes. These forces are between the molecules, okay, and they do not obey inverse square law. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये लोग ओबे नहीं करते. व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? क्या है? F is directly proportional to 1 by r square. Yes, F is inversely proportional to 1 by r square. Sorry, yeah, directly proportional to 1 by r square, or I can say it is inversely proportional to r square. This is how we can say the two things. Okay. Yes. First Yes. is, so ये वाला जो कंडीशन है कि F is inversely proportional to r square, ये वाला कंडीशन आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉलो नहीं करता. दे डू नॉट ओबे दिस लॉ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? जो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में देयर इज अ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. एंड ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये नॉर्मली बाकी फोर्सेस की तरह स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है. Is this very clear to everyone? Yes. 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 Now, intermolecular force जो होता है वो दो टाइप में डिवाइडेड है. There are two types of intermolecular forces. First type is your cohesive force. So what is cohesive Second force? one.
सर बिटवीन सेम मॉलिक्यूल के बीच में। यस, सो कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ, जब आपका सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कंटेनर, लेट्स अगेन टेक अ कंटेनर, आपने एक बाल्टी ली, ओके, और उस बाल्टी में आपने पानी डाला हुआ है, देयर इज अ वाटर इनसाइड। सो वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्सेस होगा, दैट फोर्सेस इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। समझ में आ रहा है व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? Yes. Yes. Between the same molecule, the force between the same molecule is considered to be a cohesive force. क्या बोलते हैं cohesive force को? The force between the same Same type of molecule. molecules, same type of molecules, they are considered to be cohesive force, and this property is called as cohesion. इस property को हम cohesion के नाम से जानते हैं. Is this very clear? Yes. 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 Okay. And the second type, adhesive force. that is adhesive force. Adhesive Adhesive force. अब adhesive करके ये टर्म आपने फेविक्विक के लिए भी सुना है। अगर आप फेविक्विक के पेपर्स, अगर आप उसके प्लास्टिक पे देखो तो वो लिखता है कि इट इज एन अधेशन गम, मतलब Adhesion gum, आप yes. दो अलग अलग चीजों को फेविक्विक लेकर चिपका सकते हो। सो अधेसिव फोर्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे एक बकेट में पानी लिया है, पानी के बीच, जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस है, दैट इज माय कोहेसिव फोर्स। बट पानी और ये जो बकेट का मॉलिक्यूल और जो पानी का मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है, देयर इज अ फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल सरफेस ऑफ द बकेट एंड द वाटर मॉलिक्यूल। ये जो फोर्स होगा दैट इज योर अधेसिव फोर्स। मतलब दो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, that is considered to be a adhesive force, and the property is called as adhesion. Is this very clear? Yes. 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 So first of all, what is intermolecular force? हर molecules के बीच में there is a kind of force which is called as intermolecular force. They do not follow or they do not obey inverse square law. Next point हमने पढ़ा कि intermolecular forces के दो टाइप होते हैं. First is cohesive force. कोहेसिव फोर्स हमेशा सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। जैसे कि अगर आपने पानी लिया है तो पानी के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम, अलग अलग पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। बट वही अगर बकेट और पानी के बीच का फोर्स देखा, सो दैट विल बी अधेसिव फोर्स, क्योंकि डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एक बकेट का मॉलिक्यूल है, दूसरा पानी है। सो जब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लगता है, दैट इज अधेसिव, और जब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लगता है, दैट इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Yes. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ये आपका हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज range of now what is range of molecular force? Range of molecular force वो minimum distance है, that is that distance, minimum नहीं, maximum, that is that distance जहां तक आपका intermolecular force जहां पर आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स जहां तक इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका वाटर ड्रॉपलेट है, इस वाटर ड्रॉपलेट का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कुछ इतने डिस्टेंस तक है। सो जितने भी दूर तक आपके एक ड्रॉपलेट का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, या फिर जो भी आप कंटेनर ले रहे हो, उस कंटेनर में जो भी पानी आपने डाला है, उस पानी को डालने के बाद जितनी दूर तक आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो इफेक्टिव है, मतलब वो दिख रहा है कि वहां पर वो अप्लाई हो रहा है, उतने दूर के डिस्टेंस को हम रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। इज दिस वेरी क्लियर?
Yes. Ma'am, repeat. Again, I am repeating. It is that maximum distance between the two molecules up to which your intermolecular forces are effective. अगर आपके दो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, एज यू नो कि ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो जिस रेंज तक, जिस मैक्सिमम डिस्टेंस तक आपका ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो इफेक्टिव होगा, जितने दूर तक ये अप्लाई होगा एक एक मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो रेंज ही आप, उसी रेंज को आप रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हो. इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Yes. जैसे कि Yes. अभी समझो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो क्या इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो पाएगा क्या? बोलो. No. No. ठीक है, जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इफेक्टिव डिस्टेंस तक ही होगा. आप चाहो कि एक वाटर मॉलिक्यूल मेरे घर पे है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आपके घर पे है, तो क्या हम मेरे घर के वाटर मॉलिक्यूल से आपके घर के वाटर मॉलिक्यूल पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा क्या? No. No. उसका एक डिस्टेंस है ना, कि हाँ इतने ही डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस के अंदर कोई आता है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्सपीरियंस होगा. सो जिस रेंज तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, दैट रेंज इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. Yes. Yes. हर ड्रॉपलेट का अपना एक रेंज है. अगर दूसरा ड्रॉपलेट उस रेंज के अंदर आता है तो ही उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करेगा. तो जिस रेंज तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव है, एप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. अगर एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो इन दोनों वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर नहीं लगेगा. सो देयर इज अ शॉर्ट डिस्टेंस जहां तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एप्लीकेबल होता है. इज दिस वेरी क्लियर? Yes. 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 Let's see how much you people are clear. आशुतोष आया है क्या? यस मैम आया हूँ. मैम बोलो. आया हूँ मैम. सेकंड वाला एक्सप्लेन करो ना फिर से. सेकेंड वाला कौन सा? नाम बोलो. एडेसिव फोर्स. अडेसिव फोर्स का मतलब होता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स. फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेपर है, पेन और पेपर के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, दैट इज अडेसिव फोर्स. क्योंकि पेन मतलब गैस और लिक्विड के बीच में होगा तो वो भी एडेसिव फोर्स होगा. वो भी अडेसिव फोर्स होगा. अलग अलग होने चाहिए. ओके. एनीथिंग, यस, एयर और वाटर के बीच में, बकेट का मॉलिक्यूल और वाटर के बीच में, पेन और बुक के बीच में, जो भी आप अलग अलग चीजें चिपकाते हो, दैट इज योर अडेसिव. उनके बीच में जो फोर्स लगता है, दैट इज अडेसिव फोर्स. दिस इज वेरी क्लियर? यस. Okay. Next is, okay, let me ask someone. Disha, are you there here? Disha, can you hear me? Batch 3. Hello, can you hear me? Yes, miss. Hello. Yes. मैं दिशा को पूछ, दो दिशा है क्या? नहीं मिस, मैं अभी फोन से कनेक्ट हुई हूँ. ओके. दिशा, तुम मुझे पहले ये बताओ, तुमको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या समझा, जरा बताओ मुझे. मिस, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल. ओके. और वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है क्या? नो मिस. ओके. एक्सप्लेन मी टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. Cohesive force and adhesive force. In cohesive force, the force is between same type of molecule and this property is called cohesion. And in adhesive Yes. force, the force is between different type of molecule and this property is called adhesion force. Adhesion, sorry. Is this very clear? Yes. Yes. Clear है? Yes. Okay. Yes. Yes. Okay. Next is Tanmay. Yes, ma'am.
explain me what is range of molecular force. मैम रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, एवरी मॉलिक्यूल हैव्स अ स्पेसिफिक रेंज, मतलब उस रेंज तक ही उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एप्लीकेबल होता है. उस रेंज में कोई ड्रॉपलेट आया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा या फिर नहीं. Yes, yes, very true. So यहाँ तक किसी को कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Next is sphere of influence. The next definition that we are going to study is sphere of influence. अब ये sphere of influence क्या है? देखो अभी हमने ये पढ़ा कि अगर समझो ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये जो है एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये वाटर ड्रॉपलेट का एक छोटा सा रेंज है जिसको हम लोग रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है. ये वाटर ड्रॉपलेट का रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, अभी आपने बताया कि रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है. ये वो रेंज होता है मैम जहां तक हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एप्लीकेबल है या इफेक्टिव है. ओके, सो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का ये मतलब है कि आप क्या करते हो, यू टेक अ वाटर मॉलिक्यूल, आप एक छोटा सा वाटर मॉलिक्यूल लेते हो अपने दिमाग में और उसके आजू बाजू एक इमेजिनरी सर्कल बनाते हो, सॉरी स्फीयर, यू मेक अ इमेजिनरी स्फीयर अराउंड दैट वाटर ड्रॉपलेट. ये इमेजिनरी है और आप बोलते हो कि इस स्फीयर का जो रेडियस है ना, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो इक्वल है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के. Your radius is equal to your radius of this particular sphere is equals to the range of molecular force. मतलब ये स्फीयर जहां पर भी खत्म हो रहा है उसके आगे आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खत्म हो जाता है. Is this very clear what I said? समझा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? Again I am repeating. We will take a water droplet. हम लोग एक वाटर ड्रॉपलेट लेंगे, उसको हम सेंटर पे रखेंगे. सेंटर पे रखने के बाद हम उसके आजू बाजू में एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे और वो इमेजिनरी स्फीयर का जो रेडियस होगा, वो रेडियस जो है वो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर होगा. मतलब वो रेडियस उतने ही दूर तक का होगा जितने दूर तक आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एप्लीकेबल है. इस रेडियस से बाहर निकलते ही, इस डिस्टेंस से बाहर निकलते ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एप्लीकेबल नहीं रह जाएगा. इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yes. सच में आप कोई, देखो सच में आप कोई स्फीयर नहीं बना रहे हो, आपने एक कंटेनर लिया है, उसमें बहुत सारा पानी है, आपने बोला कि चलो यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉपलेट मैं मेरे दिमाग में इमेजिन कर रहा हूँ और इस ड्रॉपलेट को सेंटर रखकर मैं ऐसा एक स्फीयर बना रहा हूँ जिस स्फीयर का रेडियस इतना बड़ा है कि वो इक्वल है किसके, इट इज इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. अगर मैं इस रेडियस के आगे बढ़ जाता हूँ, इफ आई गो अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेडियस, जितने दूर तक रेडियस है, अगर उसके आगे मेरा कोई ड्रॉपलेट अवेलेबल है तो ये वाला जो ड्रॉपलेट है इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? Yes. Yes. ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये वर्ड ही इटसेल्फ बता रहा है कि ये वो स्फीयर है कि जिसके अंदर आने के बाद ही आपको इन्फ्लुएंस होगा, अंदर आने के बाद ही आपको इफेक्ट पता चलेगा. अगर आप उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हो, ठीक है, अगर आप उससे बहुत दूर हो तो यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्सेस देयर. Yes, ma'am. ठीक है, Yes. तो इन स्फीयर Yes, ऑफ ma'am. इन्फ्लुएंस इन शॉर्ट आप इतना बोल सकते हो कि ड्रॉपलेट अपने आजू बाजू एक एरिया क्रिएट कर लेता है, जैसे चार्जेस अपने आजू बाजू एक एरिया क्रिएट कर लेते हैं, वैसे ड्रॉपलेट अपने आजू बाजू एक एरिया क्रिएट कर लेता है एंड दैट एरिया वी कंसीडर एज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. अगर उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में दूसरा कोई वाटर ड्रॉपलेट एंटर करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है. इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. ओके, कोई मुझे समझाएगा मैंने जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझाया? समवन विल ट्राई. मैम स्फीयर ऑफ Yes, इन्फ्लुएंस ma'am. एक स्फीयर रहता है जिसका रेडियस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बराबर रहता है और उसके अंदर कौन सा भी मॉलिक्यूल आया तो उसके ऊपर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है और उसके बाहर जो रहेगा तो उसके ऊपर नहीं लगेगा. यस, सबको क्लियर हुआ ये?
Yes, Yes. ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay. Next that we are going to study is explanation of surface tension on the molecular theory. लोग surface tension का explanation पढ़ने वाले हैं on the basis of molecular theory. ना प्लीज बच्चों बहुत ध्यान से समझना आप इन सारी चीजों को, क्योंकि अब आपका चैप्टर का सब मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है. ये जितने भी डेफिनेशंस मैंने करवाए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया आपका, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, व्हाट इज अडहेसिव फोर्स, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल फ्लूइड. दिस थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, बिफोर गोइंग अहेड, okay, already it is, your lecture was till 11:30, right? Yes, ma'am. Yes. Yes. ठीक है. So ये हम next lecture में करेंगे. उससे पहले I need to give some homework today. So can you people switch on your camera so that I can see you people?